हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में जिसमें रिवीजन कराया था आपको, पार्टनरशिप का फर्स्ट तक बता दिया था। सेकंड में अब हम बात करते हैं गुडविल के बारे में। तो आज जो आपको मैं यहाँ कवर कराऊंगा वो है गुडविल। गुडविल से लेके आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना हो जाएगा उतना कवर करा देंगे। तो गुडविल में क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि गुडविल कैसी एसेट्स है। तो आपको जवाब देना है गुडविल एक इंटेंजेबल एसेट्स है, लेकिन आपको साथ में एक वर्ड और याद रखना है, बट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट्स। तो गुडविल एक इंटेंजेबल एसेट्स तो है, पर गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए, गुडविल इज अ डैश एसेट्स बट नॉट अ डैश एसेट्स। तो आप क्या कहेंगे? नॉट अ फिक्टिशियस, गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है। इस बात को किसने कवर किया है, किसने इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बताया है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? तो उसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ने बताया है हमें गुडविल के बारे में या इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में। उसके बाद हमें कब कब नीड अराइज होती है कि हमें गुडविल वैल्यूड करनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुडविल की नीड कब अराइज होती है। तो जब भी हमारा चेंज इन पीएसआर होगा, एडमिट ऑफ पार्टनर होगा, या कोई पार्टनर रिटायर होगा, या किसी पार्टनर की डेथ होगी। इसका मतलब इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तब तब गुडविल की नीड अराइज होती है, हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। या फिर हम सेल्स ऑफ फर्म कर दें, या हम अपनी फर्म को किसी कंपनी में कन्वर्ट कर दें, या हमारा अमलगमेशन ऑफ फर्म हो जाए, तो इन केस में भी गुडविल की वैल्यूएशन की नीड अराइज होती है। चलिए आगे बात करते हैं। हमने, जैसे आप जानते हैं, दो मेथड होते हैं, सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। तो कौन सा मेथड हम कब अप्लाई करते हैं? क्या इस बात की भी कोई सुटेबिलिटी है? हाँ जी, बिल्कुल है बेटा। सिंपल एवरेज मेथड गुडविल का तब लगाया जाता है जब कंपनी के प्रॉफिट के ट्रेंड्स जो हो अनइवन हो, अनक्लियर हो। मतलब कभी प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हो, कभी प्रॉफिट डिक्रीज हो रहे हो, कभी भी बढ़ जाते हैं प्रॉफिट, कभी भी घट जाते हैं, कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। तो ऐसे केस में हम सिंपल एवरेज मेथड यूज करते हैं। और जहां पर प्रॉफिट का ट्रेंड बिल्कुल क्लियर हो, या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड हो या डिक्रीज, यानी प्रॉफिट या तो रेगुलर बढ़ रहे हो या प्रॉफिट रेगुलर घट रहे हो, तो ऐसे केस में हम वेटेड एवरेज मेथड ऑफ गुडविल यूज करते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड आप जानते हैं, गुडविल निकालने का एक मेथड और होता है जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है? हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज की। तो इस तरीके से हमारा गुडविल निकल जाती है सुपर प्रॉफिट मेथड से। अब सुपर प्रॉफिट होता क्या है बेटा? सुपर प्रॉफिट होता है यानी कि मैंने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है उसमें मैं कितना कमा रहा हूं, और लोग इस मार्केट में जो बैठे हुए हैं मेरी जैसी दुकान खोल के, तो अगर वो भी मेरे जितने इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो कितना कमाएंगे। मान लो 10% मार्केट का अर्निंग रेट है, 5 लाख रुपए की कैपिटल इन्वेस्टमेंट मैंने की हुई है, मैं कमा रहा हूं 1 लाख रुपए, लेकिन मार्केट में जो लोग कमाते हैं 5 लाख, अगर वो लगाएंगे तो 10% ही कमाएंगे, यानी कि वो 50,000 कमाएंगे, मैं 1 लाख कमा रहा हूं। तो ये जो डिफरेंस है ये मेरा सुपर प्रॉफिट होता है। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड की मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू रेट से और डिवाइड कर देते हैं 100 से। कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ढंग से पढ़ने की जरूरत है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे बेटा? हम टोटल एसेट्स में से माइनस कर देते हैं आउटसाइड लाइबिलिटीज को। हम टोटल एसेट्स में से माइनस कर देते हैं आउटसाइड लाइबिलिटीज को। बट याद रखने वाली बात यह है कि टोटल एसेट्स में हम क्या क्या नहीं इंक्लूड करते हैं। तो अगर पुरानी गुडविल पहले से बैलेंस शीट में दे रखी है तो गुडविल के वैल्यूएशन के लिए जब हम टोटल एसेट्स निकालेंगे तो उसमें ओल्ड गुडविल नहीं लेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स भी नहीं लेंगे, और साथ में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी इग्नोर करेंगे। यानी कि टोटल एसेट्स में इनको ना लिया नहीं लेना है, इनको ऐड नहीं करना है, इसके अलावा बाकी सबको ऐड करना है और आउटसाइड लाइबिलिटी से माइनस कर देना है। फिर बात आती है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर हम गुडविल निकाल रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड से तो कैसे निकलेगी बेटा? सुपर प्रॉफिट यानी कि कैसे निकलता था? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट से हमारा सुपर प्रॉफिट निकलता था। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद में हम उसका कैपिटलाइजेशन कर देंगे, मतलब सुपर प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को वो मार्केट की रेट ऑफ रिटर्न या अपॉर्चुनिटी रिटर्न भी बोल देता है, तो आप उस बात को भी याद रखेंगे। इसके अलावा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड,
यानी कि हम जो कैपिटलाइजेशन मेथड है वो दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं हम एवरेज प्रॉफिट का, और एक कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं हम सुपर प्रॉफिट का। तो चलिए बात करते हैं अब हम एवरेज प्रॉफिट के बारे में। तो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट को डिवाइडेड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ऐसा करने के बाद जो निकल के आता है उसको बोलते हैं कैपिटलाइज प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। उसमें से हम माइनस कर देंगे कंपनी की नेट वर्थ को, या हम माइनस कर देंगे कंपनी के कैपिटल एम्प्लॉयड को। तो दोनों को माइनस करने के बाद जो बचेगा बच्चों उसको हम गुडविल का नाम देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरानी जो बच्चों हमारी गुडविल होती है उसको हम रिटन ऑफ करते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और जो हमारी नई गुडविल होती है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखी होती है उसको हम एडजस्ट करते हैं सैक्रिफाइस रेशियो में। मतलब जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है वो गुडविल ले लेता है, और जो पार्टनर गेन करता है उसको गुडविल देनी पड़ती है। गुडविल जो ड्राइव होती है वो नॉर्मल प्रॉफिट से होती है। मतलब अगर आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी है तो आप रेगुलर प्रॉफिट, रिकरिंग प्रॉफिट ही लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट ही लेंगे। अब नॉर्मल प्रॉफिट नॉन रिकरिंग प्रॉफिट को गुडविल कंसिडर नहीं करती है। मतलब अगर कोई भी अब नॉर्मल एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में, जैसे लॉस बाई फायर है, या लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स है, या लॉस ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो इस तरीके के अगर आप नॉर्मल एक्सपेंसेस आपने प्रॉफिट में से लेस कर रखे हैं तो आपको वो वापस से ऐड करने होंगे। साथ में अगर कोई अबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं या नॉन रिकरिंग प्रॉफिट्स हैं, अबनॉर्मल के साथ नॉन रिकरिंग प्रॉफिट्स भी हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे प्रॉफिट्स को वापस से लेस करना पड़ेगा। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स दे रखा है तो उसको माइनस कर देंगे, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखा है उसको माइनस कर देंगे, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव दे रखा है उसको माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है उसको माइनस कर देंगे, डिविडेंड दे रखा है डिविडेंड रिसीव उसको आप माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि इनको हम रिकरिंग नेचर का नहीं मानते हैं या गुडविल के पर्पज के लिए इनको कंसिडर नहीं किया जाता है। साथ में अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है और हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को आप क्या करेंगे, उस साल के प्रॉफिट में से लेस कर देंगे। लेकिन साथ में एक बात और याद रखनी है, जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी बनेगा। तो बच्चों अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया था तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यू हो गया है। तो इस ट्रांजैक्शन के दो फर्क पड़ेंगे, आप करंट ईयर में से लेस करेंगे और नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक में इसको जाकर ऐड कर देंगे, यानी नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में ऐड करना है, करंट ईयर के प्रॉफिट से लेस करना है। अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक दे रखा हो तो क्या करेंगे, तो बेटा प्रॉफिट में हम ऐड कर देंगे, उसी ईयर के प्रॉफिट में हम ऐड करेंगे, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक अगले साल ट्रांसफर नहीं होता है। चलिए अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे उसी साल के प्रॉफिट में, और साथ में जो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट होगा उसमें से हम इसको लेस कर देंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट होता है। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक भी लगा सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक इनकम की तरह होता है, क्योंकि ये क्रेडिट साइड लिखा जाता है। आप ऐसे मान लो, तो क्रेडिट में जो चीज़ें लिखी गई है अगर आपने वो ज़्यादा लिख दी तो ज़्यादा क्यों लिखी है, हमें कम करना है। तो अगर इस साल कम करना है तो अगले साल बढ़ाना है। उल्टा अंडर वैल्यूएशन, अगर हमने उसको कम रिकॉर्ड किया है तो यानी कि इनकम वाली चीज को हमने कम रिकॉर्ड किया है, तो जितने से कम रिकॉर्ड किया उतने से और रिकॉर्ड कर दो, मतलब और ऐड कर दो और अगले साल जाके लेस कर दो, यानी नेक्स्ट ईयर में अपोजिट इफेक्ट होता है। साथ में अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक दे रखा है तो आप क्या कर देंगे, इसको लेस कर देंगे उसी साल के प्रॉफिट में से। ठीक है बच्चों, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की क्या जनरल एंट्री बनती है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट या पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होंगे तो एंट्री बनेगी पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कुछ ना बोले या फ्लक्चुएटिंग हो तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, रिटन ऑफ हो जाएगी। तो न्यू गुडविल ट्रीटमेंट क्या होगा, हमारा न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट होगा सैक्रिफाइस रेशियो में। यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम न्यू गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं तो हम चेक करेंगे क्या गुडविल पैसों में आई है या नहीं आई है। तो अगर सामने वाला पार्टनर गुडविल को कैश में ब्रिंग करके ला रहा है या चेक से ला रहा है व्हाटएवर, तो अगर ये वाली सिचुएशन है तो पहली एंट्री पैसे लाने की बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये वाला क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको ऐसे याद रखना, ऐसे पूछेगा कि अगर कोई पार्टनर गुडविल के लिए पैसे ला रहा है तो आप क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद वो जो पैसे लाया है, वो जो नया पार्टनर पैसे लाया है वो क्यों लाया है, क्योंकि उसकी एंट्री होने की वजह से
कुछ लोगों को सेक्रीफाइस हुआ होगा, तो वो पैसा उसमें बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट एंट्री गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन की बन जाती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू पार्टनर करंट अकाउंट। मैंने बताया था अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स होंगे तो करंट अकाउंट आ जाएगा। साथ में अगर कोई पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता है या गुडविल कैश में नहीं दे रखी है या ये लिखता है नॉट एबल टू ब्रिंग द पार्ट ऑफ गुडविल इन कैश, तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम गेनिंग पार्टनर कैपिटल को डेबिट कर देंगे या गेनिंग पार्टनर करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट करेंगे सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट फिक्स होंगे तो फिर हमें करंट अकाउंट लिखना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रखा है कि मान लेते हैं ए का गुडविल का जो हिस्सा है वो 40,000 रुपए का है, मिस्टर सी का वो फर्म में एडमिट कर रहे हैं। ओल्ड पार्टनर का रेशियो 2:1 का है और नया रेशियो जो है उन्होंने 2:2:1 डिसाइड किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ऊपर जो मैंने एंट्री लिखी है वो ये मान के लिखी थी कि सारे पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इसमें एक पुराना पार्टनर गेन भी कर रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली 99% चांस है कि पेपर में फंस जाता है। तो पहली एंट्री जितनी गुडविल आई है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 40,000 से बन जाएगी। दूसरी एंट्री हमें ध्यान रखनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल जितने से क्रेडिट किया था हम उसको डेबिट करेंगे। अब हम रफ में जाके पहले सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे और चेक करेंगे अगर किसी पार्टनर का सेक्रीफाइस रेशियो माइनस में आ गया मतलब उसने गेन कर लिया, तो जहां पर आपने प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट किया है अगर किसी पार्टनर ने गेन किया है तो आप उसको भी डेबिट करेंगे। तो यहां पर इस क्वेश्चन में बी ने गेन किया है सेक्रीफाइस करने की जगह, तो अब गुडविल बी को भी देनी पड़ी। देखो जो नया पार्टनर आ रहा है उसका पहले रेशियो 0 था तो सिंपल सी बात है वो तो गेन कर ही रहा है तो उसको डेबिट कर दिया हमने प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। जो पुराना पार्टनर गेन कर गया उसको हमने डेबिट कर दिया उसकी कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के नाम से। ठीक है, और ये दोनों मिलकर टोटल अमाउंट किसके खाते में चली जाएंगी, उस पार्टनर के जो सेक्रीफाइस कर रहा है, दैट मींस ए। इस तरीके का क्वेश्चन देके आपसे डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकता है बताओ बी के हिस्से में कितने या बी का कितने से डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ऐसे पूछ सकता है बताओ ए कितने से क्रेडिट होगा। ठीक है, आप जल्दी जल्दी में 40 आंसर लगा सकते हैं। ये किस तरीके से मैंने निकाला है, आपका निकालने का इसका तरीका कुछ और हो सकता है। मैं तो सिंपल सा एक टेबल बनाता हूँ, टेबल में पहले फर्म की गुडविल निकाल लेता हूँ, फिर क्या करता हूँ उस फर्म की गुडविल को क्रेडिट कर देता हूँ पहले ओल्ड रेशियो में, फिर डेबिट कर देता हूँ न्यू रेशियो में, फिर नेट इफेक्ट देख लेता हूँ। तो ये जो नेट इफेक्ट बचता है ये सेक्रीफाइस गेन रेशियो में ही बचता है। तो ये नेट इफेक्ट कह रहा है कि नए वाले का तो कैश है 40,000 का और ये जो बी है इसके भी हमें डेबिट करने हैं 13,333 और ये जो ए है इसके हमें क्रेडिट करने हैं 5,333। तो यहाँ पे हमने उठा के इनको डेबिट क्रेडिट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो गुडविल के केस में अगर कोई पार्टनर डेबिट हो गया पुराना इसका मतलब उसने गेन किया है। तो ये हमारा गुडविल के बारे में सारा का सारा पार्ट का खत्म हो गया। अब बात करता हूं मैं नेक्स्ट चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। चलिए बच्चों अब जल्दी से बात कर लेता हूं आपसे किसके बारे में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो क्या होगा। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी कवर किया था थोड़ी देर पहले, कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसकी कंडीशन होती है, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन की कंडीशन होती है। इस कंडीशन में हमें याद रखना है, देखो चेंज इन पीएसआर होने से पार्टनरशिप फर्म डिसोल्व नहीं होती है, लेकिन पुरानी पार्टनरशिप डिसोल्व होकर उसकी जगह नई पार्टनरशिप आ जाती है। क्यों, क्योंकि पार्टनर्स के बीच में टर्म एंड कंडीशन चेंज हुआ है, पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का रिलेशन चेंज हुआ है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, पुरानी पार्टनरशिप डिसोल्व होके उसकी जगह नई पार्टनरशिप ने ले ली है, लेकिन फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, फर्म एज इट इज वर्क कर रही है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कभी भी डिसोल्वेशन ऑफ फर्म नहीं होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब ऐसे कह सकते हैं हम, एंडिंग ऑफ द ओल्ड रिलेशन ऑफ द पार्टनर एंड कम ब्रिंग विद द न्यू रिलेशन। नए रेशियो के साथ आ रहे हैं, नए रिलेशन के साथ आ रहे हैं और पुराना रेशियो उनका खत्म हो रहा है, हम एक तरीके से ये कह सकते हैं। लेकिन ये कहना कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स होता है, इसका मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कभी भी नहीं होता है। ये चीज ध्यान रख के चलनी है। रिकॉन्स्टिट्यूशन में पार्टनरशिप डिसोल्व होकर नई पार्टनरशिप बन जाती है। पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन, तो पुराना रिलेशन खत्म हुआ तो पुरानी पार्टनरशिप डिसोल्व हुई, उसकी जगह नई पार्टनरशिप आ गई। यहां से एक थ्योरी का क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। इन दैट केस हमें क्या करना है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है और इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू नाउन द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पूरा नहीं लिखा हुआ ऐड कर लेना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन का जो दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी है। रिवैल्यूएशन का जो दूसरा नाम है उर्फ करके, ठीक है, उर्फ शोभित उर्फ सोनू, ठीक है, जैसे ये नाम हो गया, इसी तरीके से रिवैल्यूएशन उर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, रिवैल्यूएशन को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। आगे चलो ध्यान रखेंगे,
अब हमें जो ये बनाना है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये क्यों बनाते हैं बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम कोट करते हैं एसेट्स और लाइबिलिटी का चेंजेस में, क्या वो बढ़े हैं या घटे हैं, और फिर निकालने के बाद में हम ये चेक करते हैं कि इन चेंजेस से हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ। दैट मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जो हमें ये बताता है कि हमें फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है एसेट्स की वैल्यू चेंज होने में। यानी कि हम आज के टाइम पे जब रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, आज की एसेट्स की वैल्यू चेक कर रहे हैं, आज की मार्केट की वैल्यू चेक कर रहे हैं, फिर कंपेयर कर रहे हैं उन वैल्यू को उस वैल्यू से जिस टाइम पे हमने वो खरीदी थी, और देख रहे हैं अगर बढ़ी हैं तो कितने से और घटी हैं तो कितने से। ध्यान रखें इसके साथ में रिवैल्यूएशन के साथ में ओल्ड रिजर्व और सरप्लस वगैरह भी दे रखे होते हैं। तो जब भी रिलेशनशिप चेंज होती है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो सारे के सारे रिजर्व हमें डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। तो सारे के सारे रिजर्व पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने ओल्ड रेशियो में। साथ में अगर उनके पास कोई फिक्टिशियस एसेट्स है तो उसको ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर करंट अकाउंट में। ध्यान रखने वाली बात है, जो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो क्रेडिट साइड में होते हैं, या तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और फिक्स हैं तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और ये जो होती हैं फिक्टिशियस, इनको हम डेबिट साइड में लिख के रिटर्न ऑफ करते हैं, या अगर ओल्ड गुडविल भी दे रखी है तो उसको भी डेबिट साइड में लिख के रिटर्न ऑफ करते हैं। फिक्टिशियस, डेफर्ड रेवेन्यू, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, अगर ये चीजें दे रखी हैं तो इनको हम रिटर्न ऑफ कर देते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिख के या करंट अकाउंट के डेबिट में लिख के। याद रखने वाली बात है। साथ में हमें क्या करना पड़ता है, इस केस में न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो कैसे निकलेगा? देखो, पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप चेंज हुई है, नया पार्टनर तो कोई आ नहीं रहा, वही दोनों पार्टनर है, सुलझाना उन्हीं को है आपस में। तो एक पार्टनर को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था, दूसरे को कम मिल रहा था, तो जिसको लग रहा है मेरा प्रॉफिट ज्यादा है उसने कहा लो तुम मेरे हिस्से से तुम कुछ प्रॉफिट ले लो। तो जिस पार्टनर को पुराने पार्टनर ने प्रॉफिट दिया है तो ओल्ड उसका जितना है प्लस कर देंगे जितना उसको दूसरे से मिला है, यानी कि जितना उसने गेन किया है। ऐसे ही जिसने दिया है उसके हिस्से में से वो माइनस हो जाएगा क्योंकि उसने वो सेक्रीफाइस किया है। तो ओल्ड प्लस गेन करके यहाँ की नया रेशियो निकल जाता है, और ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करके वहाँ का नया रेशियो निकल जाता है। कहने का मतलब जिसने दिया है उसके में से माइनस कर देंगे, जिसको मिला है उसमें प्लस कर देंगे। यहाँ आपको ड्यूरिंग पूरे ईयर बताया गया, पूरे साल ड्यूरिंग द ईयर, कि भैया ऑफ दे रखा है तो आप क्या करोगे, पहले ओल्ड रेशियो में मल्टीप्लाई करके जो हिस्सा निकलेगा उसको प्लस माइनस करोगे। फ्रॉम दे रखा है तो जो डायरेक्ट आपको रेशियो दे रखा है उसी को माइनस कर दोगे। वो बात याद रख के चलनी है। अब बात करते हैं कि प्रिपेयर कैसे करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हो? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के नाम से जाना जाता है, और ये एक नॉमिनल अकाउंट है। याद रखना, इसके दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और इसका नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट। कैसे बनाते हैं? अगर INC मतलब इंक्रीज मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ट्रांसफर कर देंगे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इनटू क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। अगर एसेट्स बढ़ेंगी और लाइबिलिटी घटेंगी तो ऐसी घटना को हम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों घटनाओं से हमारा फायदा होता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है फायदे को क्रेडिट साइड में लिखना है। ट्रांसफर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इनटू डेबिट साइड अकाउंट। अगर एसेट्स की वैल्यू घट रही है और लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो ये हमारा नुकसान होता है, इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करते हैं। क्यों? क्योंकि नुकसान नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट में हमें लिखने हैं। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर क्वेश्चन ने कहा है एसेट्स फुल्ली रिटर्न ऑफ कर दी और अब हमें वो वैल्यूएबल मिल गई है, तो हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे इनटू क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, याद रखने चलना है। इसको बोलते हैं हम एडिशनल एसेट्स। यानी कि ऐसे बोलेगा कि एक प्रिंटर था जो 40,000 का था, वो हमने प्रीवियसली राइट ऑफ कर दिया, अब हमें उसकी वैल्यू 20,000 की लग रही है। बेटा पहले 40,000 का था, इस बात में लात मारो और इस बात को कंसिडर करो कि वो प्रीवियसली हमने राइट ऑफ कर दिया था। इसका मतलब हम पुरानी बैलेंस शीट में उसको जीरो कर चुके थे। तो ये बात कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है कि वो 40,000 का था ना, 40,000 का था, इग्नोर दैट। आज राइट ऑफ कर दिया मतलब जीरो का था। अब कितने का है? कह रहा है अभी भी 20,000 का है, इसको कंसिडर कर लो। तो इसका मतलब पुरानी बैलेंस शीट में जो चीज राइट ऑफ हो चुकी थी, जो चीज जीरो की हो चुकी थी, अब भी वो 20,000 की है। दैट मीन्स एसेट्स बढ़ गई तो क्रेडिट साइड में इसको ट्रांसफर कर देंगे रिवैल्यूएशन के। मैंने इसको ऐसे भी रटवाया था। एडिशनल एसेट्स के केस में अगर आपको दो वैल्यू दे रखी है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, तो हमेशा मार्केट वैल्यू लेनी है। सर मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी तो बुक वैल्यू ही कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि बुक को ही हम मार्केट वैल्यू के बराबर मान लेते हैं। इसी तरीके से एडिशनल लाइबिलिटी हमें कोई फाउंड हो जाती है तो फिर बेटा उसको हम डेबिट साइड ऑफ अकाउंट लिख देते हैं। एडिशनल लाइबिलिटी जैसे ऐसे कह दे कि हम 2,000 के क्रेडिटर्स को लिखना भूल गए थे, वो फिर से मिल गए तो नुकसान है, 2,000 रुपये और देने पड़ेंगे, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में हम इसको लिखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से MCQ बनेंगे, एसेट्स अंडर वैल्यूड, रोंगली अंडर वैल्यूड हमने कर रखी है तो क्या करेंगे? एसेट्स रोंगली अंडर वैल्यू कर रखी है और हमें अमाउंट दे रखी है, तो जो भी अमाउंट दे रखी है उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बच्चा दिमाग क्या चलाएगा? गलती ये करेगा, कहेगा अंडर वैल्यू मतलब कम,
यानी कि कमी है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे। ना बेटा, वो कह रहा गलती से कम लिखी गई है तो हमें सही करनी है, यानी कि जितनी आपने कम लिखनी है लिखी हुई है उतनी हमें दोबारा से बढ़ा देनी है, और बढ़ानी है तो क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। इस तरीके से पढ़ना है। एसेट्स रोंगली ओवर वैल्यू है, यानी कि आपने ज्यादा लिखी हुई है तो गलत ज्यादा लिखी हुई है, तो जितनी ज्यादा लिखी हुई है वो अमाउंट आपको डेबिट साइड लिखनी है, यानी कि उतनी अमाउंट आपको कम कर देना है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, एसेट्स रोंगली अंडर वैल्यू दे रखा है लेकिन यहां अमाउंट ना देके आपको परसेंटेज दे दी, तो आप अमाउंट कैसे निकालोगे? तो जो भी अमाउंट ऑफ एसेट्स दे रखी है बैलेंस शीट के अंदर, मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज से, डिवाइड करोगे 100 माइनस परसेंटेज, और जो वैल्यू निकल के आएगी उसको क्रेडिट साइड में लिखोगे। पूरे साल ड्यूरिंग क्लासेस बार बार बोलता रहा हूं इस बात को, अब रेक्टिफिकेशन की तरह इसे पढ़ लो कि एसेट्स की वैल्यू इंटू परसेंटेज डिवाइड बाई 100 माइनस परसेंटेज। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पहले से वैल्यू लिखी हुई है वो अंडर वैल्यू पे लिखी हुई है। मान के चलो क्वेश्चन ने कहा है 10% अंडर वैल्यूड हो गई, तो इसका मतलब जो बैलेंस शीट में ये वाली वैल्यू लिखी हुई है ये पहले से 10% कम पे लिखी हुई है, इसलिए हमने 100 में से 10% को घटा दिया, इंटू परसेंटेज करके वो वैल्यू निकल जाएगी जिसको हमें अब रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखना है। फॉर्मूला याद करें और क्वेश्चन डायरेक्ट निकालें। अगर एसेट्स रोंगली ओवर वैल्यू दे रखी है, परसेंटेज गिवन है, तो क्या करेंगे? जो अमाउंट ऑफ एसेट्स है इनटू परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज कर देंगे, और यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी उसको आप डेबिट साइड में लिख लोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के। बात समझ में आई बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें, जितनी भी मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। जिन जिन टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ उनके एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लो बस। देखो एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी तो आप बार बार एमसीक्यू की प्रैक्टिस पे जा रहे हो बेटा, वो कॉन्सेप्ट भी तो प्रैक्टिस कर लो जो एमसीक्यू जहां से बनते हैं, इसलिए ध्यान दें। अगर कोई एक्सपेंसेस पार्टनर ने पेड कर दिए हैं तो हम क्या करेंगे? जनरल एंट्री बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो करंट अकाउंट। अगर वो रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस कैश में पेड किए गए हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ध्यान से सुनना, अगर किसी पार्टनर ने एक्सपेंसेस को प्राइवेटली दे दिया है तो कोई जनरल एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि प्राइवेटली दे रहा है थारा भाई जोगिंदर दे रहा है तो फिर जोगिंदर ही देगा, हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इस बात को याद रख के चलेंगे। एसेट्स अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या एंट्री बनती है? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि फायदे रिवैल्यूएशन क्रेडिट में लिखे जाते हैं। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या एंट्री बनाएंगे? नुकसान है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट, ठीक है। अगर एसेट डिक्रीज होती है तो नुकसान है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में, रिवैल्यूएशन टू एसेट्स अकाउंट। लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो लाइबिलिटी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि फायदे क्रेडिट में ट्रांसफर कर देते हैं। जनरल एंट्री विल बी मेड ओनली फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज, और ये जो जनरल एंट्री हमने जितनी भी बनाई है उसमें हमें ना एसेट्स की ओल्ड वैल्यू लिखनी ना नई वैल्यू लिखनी, वो वैल्यू लिखनी है जितने से बड़ी है या जितने से घटी है, ये बात आपको याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे 30 मार्क का टॉपिक जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और पर्सनली मेरा मानना है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये क्या होता है कि हमने पहले से, हमें पता है हमारे यहाँ वर्कर्स काम करते हैं तो कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है, तो हमने पहले से ही पैसे जोड़ के रखे हुए हैं कि वर्कर्स के साथ अगर कोई मिस हैपनिंग हुई, कोई चोट वगैरह लग गई तो हमने पहले से रिजर्व जोड़ के रखे हैं, ताकि कोई अगर उनको चोट लग है, फर्स्ट एड कराना पड़ता, क्लेम देना पड़ता तो उठाकर वहां से दे देंगे। तो अब होता क्या है, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज हायर देन क्लेम, मतलब हमने वर्कर्स की मिस हैपनिंग या कॉन्टीजेंसी के लिए जो रिजर्व बना के रखा है वो ज्यादा है, और जो एक्चुअल में उनको जो चोट लगी है या जो फर्स्ट एड का खर्चा आया है, जो हम उसको क्लेम दे रहे हैं, उसका जो अमाउंट है वो कम है। तो इसका मतलब अभी भी रिजर्व खत्म नहीं हुए हैं, रिजर्व बचे हुए हैं। मैंने कहा 10,000 के रिजर्व हैं, ऐसे सोच लो, मैंने कहा 10,000 के रिजर्व हैं और लेकिन जो क्लेम है वो केवल 8,000 रुपए के ही है। इसका मतलब हमारे रिजर्व सफिशिएंट है क्लेम की भरपाई करने के लिए, और उसके बाद भी 2,000 के रिजर्व हमारे बच जाएंगे। तो बेटा ये जो 2,000 के रिजर्व बचेंगे इनको पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और ये बट जाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कहाँ बट जाएंगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। फिक्स है तो करंट अकाउंट में जाएंगे, वरना कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। क्या जनरल एंट्री बनेगी इसकी? ये जनरल एंट्री बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने के थे? ढंग से सुनना, 10,000 के, क्लेम कितने का था? 8,000 का, बच कितने गए? 2,000। तो यहाँ पे मान लो बेटा, यहाँ पे तो क्योंकि मैंने पार्टनर कैपिटल लिख दिया, मान लो 2 पार्टनर हैं तो आप लिखोगे 2A की कैपिटल, फिर ऐसे करके 2B की कैपिटल, ठीक है। और कितने पैसे बच रहे हैं? 2,000। तो ये जो 2,000 रुपए ए और बी की कैपिटल में बांटने, ये आपको बांटने ओल्ड रेशियो में। मैंने कोई ओल्ड रेशियो नहीं माना तो मैं बराबर मान लेता हूँ 1,000। इस तरीके से आप एंट्री बना देंगे, यानी कि 10,000 के रिजर्व में से 8,000 का तो क्लेम चला जाएगा और बचेंगे 2,000। तो 2,000 जो बचेंगे उनको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। उनका क्या है, पेपर में ये पूछ लेगा बताओ कि ए को कितना मिल क्रेडिट करेंगे और बी को कितना क्रेडिट करेंगे। ध्यान रखना ओल्ड रेशियो में ही बढ़ते हैं। अकॉर्डिंगली इसका उल्टा, ये जो सिचुएशन है एक बार रीड आउट कर लेना बार बार इसको, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी है। इसके बाद जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है उसमें कह रहा है कि हमारा रिजर्व कम पड़ गया।
जो हमारा रिजर्व है वो कम पड़ गया और जो क्लेम है ज़्यादा है, यानी कि रिजर्व कम पड़ गया, क्लेम ज़्यादा है, मतलब 10,000 रुपये जोड़े थे लेकिन क्लेम 11,000 का आ गया। इसका मतलब 1,000 की कमी पड़ रही है, 1,000 का नुकसान होगा। अगर नुकसान होगा तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे सारे नुकसान जो होते हैं वो रिवैल्यूएशन से निकाले जाते हैं। इसका मतलब 1,000 रुपये का जो नुकसान है वो रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे, तो एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री ये वाली बन जाएगी। और हम बोलेंगे कि हमारा 10,000 का तो वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व था, लेकिन हमारा जो क्लेम आया है, बी केयरफुल, क्लेम ज़्यादा है। यहाँ पर एक बार ठीक कर लेना, यहाँ पे बच्चों में एक बार गलत हो गया है, इसको एक बार ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो क्या बोलेंगे, WCR में 10,000, रिवैल्यूएशन में 1,000 और क्लेम कितने का हमारा 11,000 का हमारा क्लेम। इस तरीके से आप एंट्री बना देंगे। ये एंट्री है, WCR अकाउंट डेबिट 10,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1,000, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 11,000। बी केयरफुल, सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये चल रही है। उसके बाद अगर क्वेश्चन में कोई भी क्लेम ना दे, कोई इन्फॉर्मेशन ना दे, क्वेश्चन शांत हो जाए। तो अगर कोई भी क्लेम नहीं देगा, क्वेश्चन ऐसे देखो, आपको क्या करेगा, क्वेश्चन में WCR दे देगा और कोई कुछ ना बोले, बताओ क्या ट्रीटमेंट होगा, तो हम कहेंगे इसका मतलब क्लेम जीरो, कुछ नहीं बताया हम जीरो मान लेंगे। तो अगर क्लेम जीरो है, सारा का सारा बढ़ जाएगा। तो पार्टनर्स में क्लेम अगर सारा का सारा बढ़ जाएगा तो यानी कि क्लेम तो कुछ भी है नहीं, क्लेम जीरो, तो रिजर्व सारा का सारा पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो क्या एंट्री बनेगी, WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट या पार्टनर करंट अकाउंट। यानी कि मान लो 10,000 का रिजर्व था, तो 10,000 का रिजर्व ए और बी में बढ़ जाएगा। मैंने कहा रेशियो कोई नहीं दे रखा, तो बराबर 5,000। तो WCR अकाउंट डेबिट 10,000, टू ए का प्रॉफिट 5,000, ए के हिस्से का रिजर्व 5,000, बी टू बी कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, बी के हिस्से का रिजर्व भी 5,000। ये बात आपको याद रख के चलनी है। सर रेशियो कुछ और होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, 3:2 होगा तो अकॉर्डिंगली बांट देंगे। तीसरी बात, सर ये बोल दे कि कोई कॉन्टीजेंसी हुई है जिसकी वजह से हमारा वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आया है और वो क्लेम 11,000 रुपये का है, हमने बैलेंस शीट चेक करी, कोई रिजर्व ही नहीं बना रखे। तो इसका मतलब कोई भी रिजर्व नहीं है, सारा क्लेम आया है, तो सारा का सारा रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में चला जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम अकाउंट हम एंट्री बना देंगे और हम कहेंगे 11 के 11,000 का नुकसान हो गया, क्योंकि पहले से कोई भी क्लेम हम रिजर्व हम बनाकर नहीं चल रहे थे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जितना बता रहा हूँ, जिस हिसाब से बता रहा हूँ उससे बाहर नहीं जाएगा, आपको उसी चीज़ को पढ़ के चलने की जरूरत होती है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सेम इसी का पार्ट है, जैसे WCR किया है ऐसे ही IFR है। इसमें फर्क क्या होता है, बस आपको सबसे पहले इसमें ढूंढना होता है डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमें चेक करना है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से डिक्रीज हुई है, कितने से इंक्रीज हुई है। सर ये कैसे पता चलेगा, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी होगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उसकी मार्केट वैल्यू दे रखी होगी, दोनों को कंपेयर कर लेंगे, पता चल जाएगा कितने से घटी है। तो जितने से घटी है कंपेयर करने के बाद उसको लिख लेंगे और उसको कंपैरिजन करेंगे IFR से। तो अगर डिक्रीज वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट जो डिक्रीज हुई है वो ज़्यादा अमाउंट से हुई है और जो हमारे पास IFR है वो क्या है, कम है, यानी कि रिजर्व हमारा कम पड़ गया और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज़्यादा से कम हो गई, तो हम उसको नुकसान को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, सेम ऊपर की तरह। रिजर्व कम पड़ा और क्लेम ज़्यादा था, ऐसे ही यहाँ रिजर्व कम पड़ा क्योंकि वैल्यू ज़्यादा डिक्रीज हो गई, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अगर डिक्रीज होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, वो कम है, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम से डिक्रीज हुई है और हमारा IFR ज्यादा है, तो इसका मतलब सर रिजर्व बचेगा। तो अगर रिजर्व बचेगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कोई डिक्रीज नहीं हुआ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में, तो क्या करेंगे, सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई डिक्रीज नहीं हुआ तो जितना भी रिजर्व बचा है सारा का सारा कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में इंक्रीज हुआ है तो सर क्या करेंगे, तो बेटा डिक्रीज तो हुआ नहीं, इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे दो बातें होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट सिचुएशन है जो याद रखनी, यहाँ पे दो बातें होगी। पहली बात, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में इंक्रीज हुआ है, वो भी फायदा है, वो भी रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा फर्स्ट। दूसरा, जो IFR बच गया वो भी हमारा फायदा है, वो कहाँ जाएगा, वो भी रिवैल्यूएशन के, जो IFR हमारा बच गया वो पार्टनर कैपिटल में बट जाएगा। ध्यान रखने वाली सिचुएशन है, यानी कि एक एंट्री हमारी क्या बनेगी, IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट, IFR को डिस्ट्रीब्यूट करने की, और दूसरी एंट्री हमारी क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रांसफर करने की, जो बनेगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि फायदा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसको दिमाग से पढ़ के चलेंगे, ठीक है। तो हम दोनों को ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर, ठीक है, दोनों को ट्रांसफर कर देंगे। इसको भी थोड़ा सा ठीक कर लो, हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, एक को रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में, यानी कि जो हमारा इंक्रीज है, मैं लिख देता हूँ बच्चों यहाँ पे, जितना हमारा इंक्रीज है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा,
और जितना हमारा IFR है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से। ठीक है, तो हम इस तरीके से एंट्री बना देंगे। ओके बच्चों, ध्यान से ढंग से सुने। ठीक है, बी केयरफुल। यहाँ पे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और यहाँ पे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और यहाँ पे टू पार्टनर, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और टू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। यहाँ पे कौन सी वैल्यू, जितनी वैल्यू हमारी इंक्रीज हुई है वो जाएगी, और पार्टनर्स में कौन सी बढ़ जाएगी, जो हमारी IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स हैं वो, यानी कि एंट्री बनेगी, एक्यूमुलेट एंट्री बनेगी, कंपाउंड एंट्री बनेगी, IFR अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी रिवैल्यूएशन में क्या ट्रांसफर करेंगे, जितने से वैल्यू बढ़ी है ये वाला, और IFR कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। याद रख के चलना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। फिर जर्नल रिजर्व अगर हमें दे रखा है तो जर्नल रिजर्व का क्या करेंगे सर, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे अगर जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, इसके अलावा और कोई रिजर्व है, सिंपल जैसे हमने कहा था WCR में भी रिजर्व का पार्ट ज्यादा बचा था तो पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट कर दिया था, सेम पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। सर अगर P&L का डेबिट दे रखा है क्रेडिट की जगह, गुडविल दे रखी है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, इस तरीके के दे रखे हैं, तो क्या करेंगे, तो बेटा डेबिट साइड लिख देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट के, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिख देंगे, या पार्टनर करंट अकाउंट के डेबिट साइड लिख देंगे। इसको बोलते हैं राइट ऑफ करना। तो ये फिक्टिशियस जो चीजें हैं इनको हमें राइट ऑफ करना पड़ता है। ध्यान दो, अगर क्वेश्चन ने कहा है रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, कभी कभी चेंज इन PSR का क्वेश्चन होता है और कंडीशन में बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, हम रिजर्व चेंज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है रिजर्व नई बैलेंस शीट में नहीं जाएंगे। लेकिन फर्म ये कह रही है यार चेंज इन रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद में भी तो रिजर्व की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। तो कोई ऐसा तरीका बताओ कि नई बैलेंस शीट में रिजर्व भी रह जाए और जो हमारा डिफरेंस है वो भी हमें मिल जाए। तो इन दैट केस हम एक एंट्री बना देते हैं, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसका फर्क ये पड़ता है नई बैलेंस शीट में भी रिजर्व ट्रांसफर हो जाते हैं। इस सिचुएशन को बोलते हैं जब हमें नई बैलेंस शीट में रिजर्व की वैल्यू रखनी हो, या जब हमें ओल्ड वैल्यू ही इनकॉर्पोरेट करनी हो, या हमें वैल्यूज को चेंज ना करना हो, या रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट ना करना हो, तो फिर रिजर्व के बांटने की जो एंट्री है वो एडजस्टमेंट एंट्री बनती है। फिर वो ये वाली एंट्री नहीं बनती रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, फिर वो एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और कौन से रेशियो में, गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो में, ना ओल्ड में ना न्यू में, रफ में जाएंगे, गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे और रिजर्व पे उसको अप्लाई कर देंगे, जो अमाउंट आएगी उठाकर यहाँ रख देंगे। आगे बढ़ो। अगर क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन नोट टू रिकॉर्डेड इनटू बुक्स ऑफ, अगर क्वेश्चन ये कहता है कि जो रिवैल्यूएशन का फायदा नुकसान हुआ है उसको भी हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना है, जैसे हमने ऊपर बोला था। ठीक है, इसको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बोल देते हैं। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का केस दे रखा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही जो अपना तरीका है उसको लगाने के बाद फायदे क्रेडिट में, एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट में, प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो जो प्रॉफिट हमारा आया है उस प्रॉफिट को अभी तक आप क्या करते थे, डायरेक्ट पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। लेकिन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के केस में जहां वो ये बोले कि नई वैल्यू इनकॉर्पोरेट नहीं करनी है, तो हम रुक जाते हैं और जो प्रॉफिट हमारा निकल के आया है उसको सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो में बांटते हैं। फिर उसको हम क्या एंट्री बनाते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कौन सा, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जैसे रिजर्व के केस में किया था सेम। याद रखनी है, ये चीज थोड़ा हटके हो जाती है वरना फंस जाओगे। इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जनरल एंट्री क्या बनती है, गुडविल को राइट ऑफ करने की, सॉरी जब नई गुडविल आएगी तो गुडविल की क्या एंट्री बनती है, तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यानी कि देखो चेंज इन PSR के केस में गुडविल की भी गेनिंग टू सेक्रीफाइस बन रही है, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस बन रही है, और रिवैल्यूएशन को भी मेमोरेंडम रखना है, नई वैल्यू इनकॉर्पोरेट नहीं करनी है तो उसकी भी गेनिंग टू सेक्रीफाइस बन रही है। यानी कि तीनों को हम गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो में बांटते हैं। अब बात करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर की, कि पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो ये कंडीशन भी रिकॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानी जाती है, इसको भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ही बोलते हैं। कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट सेम जैसे पहले बताया वही रहेगा, गुडविल भी ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, रिवैल्यूएशन भी सेम रहेगा, ट्रीटमेंट भी रिजर्व का सेम रहता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपके एग्जाम का पार्ट नहीं है। बस एक चीज आपके लिए बचती है, दैट इज हिडन गुडविल, हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल आपको कैसे निकालनी है इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहला हम रफ में जाएंगे और पहले एक चीज निकालेंगे, यानी कि हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को रफ में, ऐसा नहीं है लाइन वाइन खींच के, ऐसी क्रेडिट वाली चीजें निकाल के और डेबिट वाली निकाल, क्रेडिट में से डेबिट निकाल के क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस निकालना है स्टेप फर्स्ट में, तीनों पार्टनर्स का, नए को इंक्लूड करके। यानी मान लो दो पुराने, ए का भी क्लोजिंग, बी का भी क्लोजिंग और जो सी का दे रखा है वो, तीनों का बैलेंस निकालने के बाद में उसको सम कर लेंगे, उसको बोलते हैं एडजस्टेड फर्म्स कैपिटल।
या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्म्स कैपिटल, और तीनों का सम कर लेंगे, पहला स्टेप पूरा हो जाएगा। फिर स्टेप 2 में हमें क्या करना है, हमें कैपिटल निकालनी है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी है, एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है अब उसके हिसाब से हमें कैपिटल देखनी है। तो जो नए पार्टनर की कैपिटल है उसको लेंगे इनटू जितना भी नए पार्टनर का इनवर्स रेशियो, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बच्चा ऐसे ढूंढता है, अगर क्वेश्चन में दे रखा है C1/4 के लिए आया तो उसका इनवर्स 4/1 हो जाता है। बच्चा फंसता कहाँ है, क्वेश्चन ने ऐसे दे दिया कि ए बी का पुराना रेशियो 2:3 है और ए बी सी का जो नया रेशियो है वो 2:2:1 का है। तो अगर ऐसे 1/4 दे रखा है सिंपली तो बच्चे को पता है उसका इनवर्स कितना होगा 4/1। और इस केस में वो कंफ्यूज हो जाता है। बेटा कंफ्यूज नहीं होना, ये जो सी है ये इसी का तो रेशियो है लास्ट वाला, तो रेशियो अभी भी पता है हमें 2, 2, 4 और 1, 5 यानी कि 1/5, यानी कि सी का रेशियो क्या है 1/5। तो इनवर्स करके क्या निकाल देंगे 5/1 निकाल देंगे। तो कंफ्यूज मत होना, अगर नया रेशियो दे दे तो जो लास्ट वाला पॉइंट लिखा हुआ है, लास्ट वाला रेशियो लिखा हुआ है वो सी का ही होगा, उसका सम लिख के डिवाइड कर देंगे तो वहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो अब तीसरा, अभी तक हिडन गुडविल नहीं आई है, एक प्रोपोर्शनेट कैपिटल आई है नए के हिसाब से, एक एडजस्टेड कैपिटल जो एक्चुअल में है हमारी, दोनों को कंपेयर कर देंगे। यानी कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल जो सी के हिसाब से निकाली है माइनस जो स्टेप 1 में हमने निकाली थी सम ऑफ कैपिटल करके, माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको हिडन गुडविल कहते हैं। और हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट सेम वही होता है, बढ़ती ऐसे ही है गेनिंग टू सेक्रीफाइस के रेशियो। ठीक है, अब रेशियो की कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, आपको क्लास में करा दिया था, या स्मार्ट क्लासेस का लर्निंग ऐप है वहाँ पे वीडियोस जिन बच्चों ने लिए हैं तो वहाँ पे आपको कवर हो ही जाएगा। सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकलता है, ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है बच्चों, इस तरह। और ये सेम आपको रात एक क्लास प्रोवाइड की थी, अब एक क्लास और प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये हमारा हमने 100% आपको कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। तो अब जो आपको पढ़ने हैं वो एमसीक्यू इन्हीं कॉन्सेप्ट के पढ़ने हैं। यानी कि आप अगर टाइप ऑफ एमसीक्यू रिवाइज कर रहे हो तो इसी तरीके के कॉन्सेप्ट के एमसीक्यू रिवाइज करें, आपका पेपर अच्छा जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। और इसके बाद शेयर्स का रिवीजन की मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। जब तक इन वीडियो को देखते रहें, एंजॉय करें। वो वीडियो आज रात को 8:30 बजे आपको मिल जाएगी।